तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया मानवा। तो इस मानवा की स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि मैं वापस आ गई रिएड्रिक सामा, और उसकी पूरी बॉडी पे खून खून होता है। इसको सुनकर के सामने वाला बंदा बोलता है कि बहुत अच्छे तिथि, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और दिखाया जाता है वो कुछ अपने हमशक्ल को याद करने लगता है, जिसमें कि शायद उसने खुद ही उसको मार दिया होता है। कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी बंदे के सामने एक बंदा झुका हुआ होता है और बोलता है कि रिएड्रिक सामा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इसको सुनकर के इस अंपायर का सातवां प्रिंस रिएड्रिक बॉन एमेल्थिया बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तुम मेरे हमशक्ल हो, तुमने मेरे लिए कई सारे बुरे काम किए हैं, तुम एक अकेले इंसान हो जो कि ये कर सकते हो। दिखाया जाता है सामने वाला बंदा जो कि उसका हमशक्ल होता है टेथ साइनल। तो टेथ बोलता है कि आपको ये राजगद्दी मिले और आप जो यहाँ के एम्पायर के लोग हैं उनको खुशहाली से भर दें। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि ऑफ कोर्स, मैं प्रॉमिस करता हूँ। टेड वहाँ से चला जाता है। रिएड्रिक देखते हुए बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि वो खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। अगर वो ऐसा ना करता तो फिर तुम्हें शायद से मायरन से फाइट करनी पड़ती। इसको सुनकर के तिथि बोलती है कि वेल, अगर आप मुझसे ये कहते तो मैं ये कर देती। रिएड्रिक बोलता है कि तो फिर ये एक मौत तक की लड़ाई होती, मैं तुम्हें खोना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसको सुनकर के तिथि बोलती है थैंक यू वेरी मच। तो रिएड्रिक बोलता है कि लेकिन तुम्हें जा करके वो जितनी भी गंदगी फैलाएगा उसको सबको साफ करना पड़ेगा, समझ में आया। तिथि बोलती है कि ठीक है, मैं सारी सफाई कर दूंगी। दिखाया जाता है रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि सच में यहाँ पर अब मेरे और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे राजगद्दी को पाने के। मैं वो हर एक चीज़ करूँगा ताकि मैं एम्परर का तोहफा अपने लिए ले पाऊँ। उसके बाद में ये देश, इसके लोग, उसी के साथ में सारी संपत्ति, वो सब मेरे सामने ही झुके होंगे। बताया जाता है एमेल्थिया अंपायर अपने जादुई तोहफे की मदद से, जो कि हर एम्परर अगले आने वाले उत्तराधिकारी को पास करता है, वो डिवाइन ट्री जिसकी प्रोटेक्शन के नीचे ये अंपायर इतना ज़्यादा फला फूला। दिखाया जाता है टेड अपने मन में बोलता है कि मुझसे मजाक मत करो, क्या किसी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि डिवाइन ट्री को श्राइन मेडन चाहिए अपने इंसानी सेक्रीफाइस के रूप में। डिवाइन ट्री की श्राइन मेडन वो मेरी, और शांत हो जाता है। बोलता है कि यहाँ पर कुछ ही लोग हैं इंपीरियल फैमिली के जिनके के पास में ताकत है उस गार्डन में जाने की जिसके की अंदर डिवाइन ट्री है, और इस टाइम पर वो लोग जो बीमार एम्परर है उसकी राजगद्दी के लिए फाइट कर रहे हैं। मेरा मिशन इस बार ये है। सीन शिफ्ट हो जाता है। कोई बंदा बोलता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। बताया जाता है ये है ड्यूक लेरॉय मायरन। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक प्रिंस के आदेश की अवहेलना कर रहे हो क्योंकि वो एक कॉमनर से पैदा हुआ है। इसको सुनकर के सामने वाला बंदा बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कभी भी अपने मैजेस्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और उसके बेटे बोलते हैं कि हम लोग सच को ढूंढ लेंगे जब प्रिंस माइकल यहाँ पर आ जाएंगे। तो दूसरा वाला भी बोलता है कि प्लीज हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करें। और टेड अपने मन में बोलता है कि वेल, सच ये है कि जो सेकंड प्रिंसेस अमेल्डा है ये उसका प्लान है ताकि वो जो प्रिंस माइकल है उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर पाए, और रिएड्रिक एमेल्डा के प्लान को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। लेकिन मुझे पता है एमेल्डा भी हम लोगों को यूज कर रही है। और बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को इंपीरियल ऑर्डर के दम पे अरेस्ट कर रहा हूँ। इसको सुनकर के सामने वाला बंदा बोलता है कि प्लीज इसको दोबारा से सोचिए, हमारे मैजेस्टी कभी भी ऐसा ऑर्डर नहीं देते। इसको सुनकर के वो बोलता है कि नहीं, अच्छा ये मैटर नहीं करता है कि आखिर ये किसका आदेश है, लेकिन एक आदेश होता है। उसी के साथ में और एकदम से गन निकाल लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा ले जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। इसको देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और कई सारे गार्ड टेड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। टेड स्माइल करता है। सामने से वो बंदा बोलता है कि प्लीज रुक जाइए प्रिंस रिएड्रिक, अब आप देख ही सकते हैं कि हम लोग आपसे नंबर्स में ज़्यादा हैं, और देखो मतलब ये हमशक्ल है तो ये लोग समझ रहे हैं कि प्रिंस रिएड्रिक है, ठीक है। और वो बोलता है कि उसी के साथ में मुझसे भी जीतना आसान नहीं होने वाला है। इसको देख करके टेड बोलता है कि लेरॉय मायरन एक बहुत ज़्यादा गर्वशील जनरल, उसी के साथ में इस अंपायर की शान। अपने मन में बोलता है कि इसी वजह से एमेंडा वो डायरेक्टली इनसे पंगा लेने से डरती है। लेकिन मेरे पास में एक प्लान है, चाहे ये लोग जितना भी सोच लें, इन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि कोई इंसान अपने पेट के अंदर में गन पाउडर छुपा सकता है। ये हाईएस्ट क्वालिटी का गन पाउडर है जो कि मेरे पेट में भरा हुआ है। अगर मैं इस पर एक गोली चलाऊंगा ये तुरंत ही फट जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आग लग जाएगी। वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ वहीं पर रुके रहिए योर हाइनस, आप जानते हैं
कि आप मैजिक में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो फिर आप अब समझ चुके होंगे कौन जीतने वाला है। इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने पहले से ही कई सारी तैयारी करके रखी है, और अपने ही पेट पे गन रख लेता है। इसको देख करके वो बोलता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। तभी टेड एकदम से गन चला देता है और बोलता है कि चलो अब फट जाओ, सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है। वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है, तिथि। दिखाया जाता है मायरन जो कि घायल हालत में पड़ा होता है। बोलता है कि क्या उसने खुद को ही मार लिया, आखिर कौन ही सोच सकता है कि वो इतने ज़्यादा दूर तक जा सकता है। तभी तिथि वहाँ पर आती है और बोलती है कि चलो अब मुझे सारी चीज़ें साफ़ कर देनी चाहिए, और उसके पेट पर लात रखती है। बोलती है कि क्या तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं। इसको सुनकर के मायरन बोलता है कि इवन अगर तुम ये कर भी दोगे तब भी कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इसको सुनकर के तिथि बोलती है कि ओ, तुम्हारा क्या मतलब है कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वेल, क्या ही लेना देना, मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब वापस लौटने का समय आ चुका है। तभी कोई बोलता है कि क्या ड्यूक, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड को चोट पहुंचाने की। दिखाया जाता है वो लोग देख भी नहीं पाते हैं, तब तक तिथि उनको मार करके चली जाती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, सारी चीज़ें सफाई करनी पड़ेंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब भी मैं अपने तोहफे का यूज करता हूँ तब मुझे वो दिन याद आते हैं। दिखाया जाता है बचपन का सीन जहाँ पर उसका फादर मरते हुए बोलता है कि टेड, तुम्हें एक बड़े भाई के तरीके और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और मेरी जगह पर क्लियर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि ठीक है। दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और उसकी बहन के साथ में प्यारा अपना टाइम बिता रहा होता है। बताता है कि क्लियर मेरी छोटी बहन जो कि मुझसे 2 साल छोटी है, हम लोग शांति में अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे जब तक कि 3 साल पहले वो इंसिडेंट नहीं हुआ। एम्पायर ने हम लोग को इस वजह से डिस्ट्रॉय नहीं किया क्योंकि हम लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी छोटी बहन की वजह से, ताकि वो लोग उसको ले जा पाएँ। दिखाया जाता है उसकी छोटी बहन बोलती है कि ओनी चाँ प्लीज़ यहाँ से भाग जाइए, और धक्का दे देती है। टेड अपने मन में बोलता है कि क्लियर की जल्दी सोचने की शक्ति की वजह से मैं किसी तरीके से वहाँ से भाग पाया, लेकिन दिखाया जाता है उसकी बहन बोलती है कि जिंदा रहिएगा, और टेड बहुत तेज से चिल्लाता है कि क्लियर, और बताता है कि क्लियर को एम्परर के जादुई तोहफे की मदद से ह्यूमन सेक्रीफाइस के रूप में बना दिया गया और इसको डिवाइन ट्री की श्राइन मेडन के तरीके पूरे तरीके से बदल दिया गया, और मैं उस अटैक का एक अकेला सर्वाइवल बचा। वहाँ पर रियड्रिक था जो कि पता नहीं मेरे ही तरीके दिखता था, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझसे बहुत ज़्यादा गलत काम करवाए अपने हमशक्ल के तरीके। वो एम्परर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे जितनी हद तक गिरना पड़े। और उसकी माँ का जो सोशल स्टेटस था वो कुछ इतना भी ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मैजिक में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा हैं। और अगर मैं उस चीज़ को ले सकता हूँ तो फिर मुझे प्रूफ मिल जाएगा और मैं डिवाइन ट्री का जो गार्डन है उसके अंदर जा पाऊँगा, अपनी बहन को बचा पाऊंगा मेरे तोहफे की मदद से। तभी कोई बोलता है कि टेड हे टेड दिखा जाता है, उड़ जाता है और बोलता है कि हाँ। और वो सामने वाली लड़की बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम अच्छे से मर लिए, तो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी मरा हूँ, तुम्हें पता है। और वो बोलती है कि बस इसकी आदत डाल लो, आखिर ये कितने ही बार हो चुका है। तभी टेड उसको एकदम शांत होकर के देखना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि 3 साल पहले जब मैं मौत की कगार पर खड़ा था तब एकदम से यही थी जो कि मेरे सामने आई और इसी ने मुझे तोहफा दिया। इसी की वजह से इसने मेरी ज़िंदगी बचाई और इस वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। मुझे सच बताऊँ तो ये नहीं पता है कि आखिर ये कौन है, लेकिन मेरे पास में कोई और रास्ता भी नहीं है इस पर भरोसा करने के बजाय। और वैसे सच में भाई बंदी बड़ी ही प्यारी है, अरमान बड़े अच्छे हैं और भाई सेवियर भी है, समझ लो दिल की भी अच्छी है, कितनी प्यारी है। दिल तो भाई बहुत बड़े हैं, मतलब दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। और वो बोलती है कि क्या हो गया, आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। इसको सुन करके टेड बोलता है कि हे ऐसी बकवास बातें मत करो, उससे ज़्यादा ये बताओ हम लोग सही जगह पर हैं। तो वो बोलती है कि ऑफ कोर्स हम लोग एकदम सही जगह पर हैं, ये तुम्हारा आखिरी चांस है जिससे कि तुम उस लड़की को अपने पास ला सकते हो, तुम जानते हो है ना। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ये मेरा अकेला चांस है, तुम मेरा इंतजार करो क्लियर। दिखा जाता है तभी एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है रियड्रिक सामा। इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि क्या हो गया, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्ला रहे हो। तो इसको सुनकर के वो बोलता है कि तिथि ने जो ड्यू मायरन है उसको ख़त्म कर दिया है। इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है,
बहुत अच्छे। तभी वो गार्ड बोलता है कि लेकिन एक और चीज़ है जो कि मुझे परेशान कर रही है। रिएड्रिक बोलता है कि क्या है, जल्दी से जल्दी बको। तो इसको सुनकर के गार्ड बोलता है कि मैं इसको तेज़ नहीं बोल सकता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना कान दीजिए। तो वो अपना कान कर देता है। तभी वो गार्ड उसके कान में बोलता है जाकर के, अब यहीं से तुम्हारा रोल ख़त्म होता है। रिएड्रिक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है आखिर तुम अभी भी जिंदा क्यों हो। तभी वो गार्ड उसके गले को दबा लेता है और बोलता है कि तुम स्पेल्स का अब यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारा गला जो दबा रखा है ना। और तभी अपना हेलमेट को हटा देता है। देखा जाता है वो टेड ही होता है और रिएड्रिक बोलता है कि आखिर क्यों तुम जिंदा हो। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार मरने से नहीं मरूंगा, मेरे पास में एक तोहफा है। क्या तुम्हें पता है, द एक्स्ट्रा लाइफ सिस्टम। जब तक कि मेरे पास में जिंदगियां बची हुई हैं मैं लगातार सर्वाइव करता ही रहूंगा। मैं बहुत लंबे समय से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। और उसके सर पे अपनी बंदूक को रख देता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ तुम्हारे इन 3 सालों के लिए, बाय बाय, सी यू। और पट्ट से हेडशॉट मार देता है और अपने हाथ से ग्लव्स को हटा देता है और फिर उसके बाद में एक अंगूठी को उठा लेता है। बोलता है कि मैं ये ले रहा हूँ और अपने मन में बोलता है कि अब फाइनली मैं इसके साथ में क्लेयर को, जो गार्डन ऑफ डिवाइन ट्री है, वहाँ से बचा सकता हूँ। अब से यहाँ पर मैं ही हूँ, रिएड्रिक बॉन एमेल्थिया। फिर सीन शिफ्ट होकर के टेड बताता है कि उस दिन हमारा होम टाउन द न्यूट्रल सिटी ऑफ सेवर्न वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि ओनी चा, यहाँ पर बहुत सारे मशरूम हैं। इसको सुनकर के उसका भाई बोलता है कि इतना मत सोचो, बस सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। इसको सुनकर के उसकी बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम ये करोगे, तो चलो ठीक है, जब मेरी बारी आएगी तो मैं हर चीज़ का बदला लूँगी। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि आखिर तुम्हारी कब बारी आने वाली है खाना बनाने की। इसको सुनकर के उसकी बहन बोलती है कि बस मैं इस वजह से नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कुकिंग पसंद है। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि लेकिन तुम्हें मशरूम नहीं पसंद है। तभी दिखाया जाता है कोई गेट खोलता है और चिल्लाता है टेड, क्लेयर। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि क्या हो गया ग्रे, क्या तुम्हें भी खाना चाहिए। उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम्हें ग्रे मशरूम पसंद है। इसको सुनकर के ग्रे बोलता है कि अभी इसके लिए टाइम नहीं है, जो इंपीरियल आर्मी है वो अटैक कर रही है। टेड बोलता है कि क्या, और आखिर इंपीरियल आर्मी हम पर क्यों अटैक कर रही है। इसको सुनकर के ग्रे बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि वो लोग आ चुके हैं। तो टेड वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चिंता मत करो क्लियर, बस कहीं पर जा कर के छुप जाओ। और बताता है हम लोगों को कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी इमेच्योर नहीं थे क्योंकि हम लोग थे ग्लैड मशीनरी कॉर्प्स जो कि सिटी की प्रोटेक्शन करते थे, लेकिन अंपायर का एक अकेला फाइटर तिथि, बस हम सभी लोग ख़त्म। उस दिन मेरे कई सारे दोस्त एक झटके में ख़त्म कर दिए गए। मेरी आंखों के सामने दिखाया जाता है तिथि एकदम ख़तरनाक तरीके से अपने मेन कैरेक्टर और ग्रे की तरफ में देखती है और ग्रे चिल्लाता है कि टेड जल्दी जल्दी क्लियर को लेकर के भाग जाओ। इसको सुनकर के टेड बोलता है कि लेकिन, तो ग्रे बोलता है कि हे बकवास मत करो, बस जल्दी जल्दी भाग जाओ, मैं इसको रोक करके रखूँगा। दिखाया जाता है बाद का सीन जहाँ पर वो लोग अकेले बचे होते हैं और एक सैनिक बोलता है कि वो लड़की ही है डिवाइन ट्री की श्राइन मेडन, बस उसको जिंदा पकड़ना है। जो तुम्हारा उस लड़के के साथ में मन करे फिर तुम उसके साथ में वो कर सकते हो। इसको सुनकर के टेड अपने दांत खाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर इससे क्या मतलब है, डिवाइन ट्री की श्राइन मेडन, आखिर क्लियर ही ये क्यों है। तभी एकदम से क्लियर कुछ सोचती है और टेड के धक्का दे देती है और बोलती है कि ओनी चाह एटलीस्ट अंत तक तुम सरवाइव करते रहना, आपको जिंदा रहना पड़ेगा। टेड वहाँ से गिरते हुए चिल्लाता है कि क्लियर। फिर दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर वो अपनी आंखें बंद करे होता है और बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा था क्लियर, मैं अभी भी सरवाइव कर रहा हूँ। दिखाया जाता है वो रिएड्रिक को पकड़े होता है और बोलता है कि इस बार मैं होऊंगा जो कि तुम्हें बचाऊंगा, और रिएड्रिक को नीचे फेंक देता है। रिएड्रिक नीचे गिरने लगता है, मरा हुआ होता ही है और टेड वहीं पर शांति में आसमान की तरफ में देखने लगता है। और देखो अभी ये टेड रहा नहीं है, इसका रिएड्रिक इसको बुलाएंगे, ठीक है, रिएड्रिक बुलाते हैं, ठीक है। तभी कोई उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, एक सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट का बेटा वो इतने बड़े
ग्रेट इंपीरियल फैमिली का एक मेंबर बन चुका है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि मुझे अब उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे ही मैं क्लियर को बचा लूँगा मैं तुरंत ही सेबर्न में वापस लौट जाऊँगा। इसको सुनकर के वो लड़की आंख मारते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ कर रही हूँ, तुम्हें एक सुंदर सी औरत के कॉम्प्लीमेंट को बहुत ज़्यादा प्यार से देखना चाहिए। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें कहनी चाहिए, वैसे मैं अब जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखा नहीं जाना चाहिए। आगे जाकर के फिर रुक जाता है और बोलता है कि थैंक यू, सारी चीज़ें अभी तक जो भी तुमने की मैं तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें कर पाया हूँ। इसको सुनकर के बॉबी बोलती है कि हाँ, मैं भी ये जान कर के बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई। चलो रुको, मुझे चेक करने दो, आखिर तुम्हें नेक्स्ट गिफ्ट के लिए कंडीशन क्या चाहिए। तो वो भी बोलता है कि हाँ। तभी वो जो लड़की होती है उसके सर पे हाथ रखती है, जिससे कुछ गोल्डन लाइट निकलने लगती है और मेन कैरेक्टर बताता है कि इसका नाम है फ़ी और उसी ने ही मुझे ये गिफ्ट दिया है। जब भी मैं मरता हूँ तो फिर मैं फ़ी के सामने ही जन्म लेता हूँ। उसी के साथ में मुझे हमेशा ही फ़ी की ज़रूरत होती है ताकि मैं नेक्स्ट क्वेस्ट को देख पाऊँ, जहाँ पर मेरी ज़िंदगियों को मैं और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊँ। तभी फ़ी बोलती है कि तुम्हारा क्वेस्ट है कि किसी को ऐसे को मारो जिसकी की मौत से किसी के दिल में बहुत ज़्यादा दुख भर जाए। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये कितना ज़्यादा अनोइंग लग रहा है। इसको सुनकर के फ़ी बोलती है कि मेरा मतलब इवन भले ही तुम इसके लिए कंप्लेन भी करो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये पता होना चाहिए अब तुम्हारे पास में कोई भी एक्स्ट्रा ज़िंदगी नहीं बची हुई है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हाँ, मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और अपने मन में बोलता है कि इवन अगर अब मैं मर जाता हूँ तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मैं इतनी दूर सिर्फ और सिर्फ फेल होने के लिए नहीं आया हूँ। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, रिएड्रिक के ई स्टेट का सीन। रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी ने भी अभी तक ये नोटिस किया है। आफ्टर ऑल वो लोग मेरी आंखों में देखते तक नहीं हैं। क्या ये रिएड्रिक का ऑर्डर है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड औरत है? चाहे जो भी हो, अगर वो लोग इतने ज़्यादा स्टूपिड हैं तो ये तो मेरे लिए ही अच्छी बात है। तभी किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और दिखाया जाता है कोई लड़की अंदर आ जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है एमेल्थिया एम्पायर की सेकंड प्रिंसेस एमेंडा वॉन एमेल्थिया। वो बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया मायरन को हरा करके, जैसा कि प्रॉमिस था। अब उत्तराधिकारी की लिस्ट में तुम 20वें स्थान से 11वें नंबर पे आते हो। कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारे प्रमोशन के लिए। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि ये बड़ी बहन आपके रिकमेंडेशन की वजह से हो पाया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मैजेस्टी की सेवा करने के लिए कुछ भी करूँगा। इसको सुनकर के उसकी बहन बोलती है कि चलो अब एक साथ एम्पायर के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। एम्पायर को उन्हीं लोगों को चलाना चाहिए जो कि ताकत में हैं, चाहे वो लोग नोबल हों या फिर वो लोग कोई भी हम्बल बैकग्राउंड से क्यों ही ना आते हों। मतलब कि जो अपना रिएड्रिक है वो उसकी माँ थी, वो कोई मतलब बड़ी रानी आनी नहीं थी, वो नॉर्मल ही बैकग्राउंड से आती थी, ठीक है। और रिएड्रिक अपने मन में बोलता है क्योंकि इस टाइम का जो एम्परर है वो अपनी आखिरी सांसों को गिन रहा है, इस वजह से एमेंडा वो नई रानी बनना चाहती है। देखा जाए जो एमेंडा उसी के साथ में रिएड्रिक जैसे लोग होते हैं वो लोग ताकत के लिए ही स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन ये मुझे अपॉर्चुनिटी देगा जिसका कि मैं एडवांटेज उठा सकता हूँ। जब तक कि मैं क्लियर को बचा सकता हूँ, चाहे ये लोग जो भी करें मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और बोलता है कि वेल मैं हमेशा ही आपके साथ में कोऑपरेट करूँगा जब तक कि मुझे उसके बदले में कोई चीज़ मिलती है। तो इसको सुन करके वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें कोई चीज़ मिलती है वास्तव में, क्या वो चीज़ मेरी ज़िंदगी होने वाली है? बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि क्या आखिर आपका मतलब क्या है? तभी वो बोलती है कि जल्दी जल्दी उसको अंदर लेकर के आओ और गार्ड एक आदमी को लाते हैं। मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए बोलता है कि क्या ये इंसान? तो तिथि बोलती है कि क्या गार्डनर एलन? और एमेंडा बोलती है कि ये इंसान तुम्हारे लिए ही काम करता है ना? इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हाँ, और अपने मन में बोलता है कि वेल ये इतनी बात नहीं है, बल्कि यही इंसान है जिसने कि मुझे रिएड्रिक का हमशक्ल बनाने के लिए ट्रेनिंग दी थी। दिखाया जाता है पहले का सीन जहाँ पर यही अपने मेन कैरेक्टर मतलब पुराने टेड को मारते हुए बोलता है कि पहले तुम्हें मुझे डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, और उसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बात होगी अगर तुम उस सेम जगह पर जले हुए नहीं होगे जहाँ पर रिएड्रिक सामा जले हुए हैं, और उसको जला देता है।
तभी बाद में दिखाया जाता है एक बच्ची को लेकर के आता है और बोलता है कि अब रियल एक्शन का टाइम है, हे जल्दी से जल्दी ये जो नया बच्चा है छोटा सा इसको ख़त्म कर दो। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों ही सुनूंगा, एक इनोसेंट से बच्चे को मार करके। इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि लेकिन फिर भी वो इनोसेंट नहीं है, वो झोपड़पट्टी से आई हुई है, वो यहाँ पर घुसी सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के लिए। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इतने कारण के लिए उसको मारने वाले हो। तो बंदा बोलता है कि अंत में तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि रिएड्रिक सामा के लिए गलत काम को करेगा, तो फिर तुम्हें रूथलेस तो होना ही पड़ेगा। तभी रिएड्रिक यानी कि टेड वो अपने नाखून को चबाने लगता है और बोलता है कि क्या मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी। तभी एकदम से वो आता है और अपने मेन कैरेक्टर को मारता है और बोलता है कि अपने नाखूनों को चबाना बंद करो, कभी भी रिएड्रिक सामा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते हैं। और रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि वेल मुझे उसके बाद में नहीं याद है कि उसके बाद में मेरे साथ में क्या हुआ जब मैंने उसके ऑर्डर को नहीं मारा, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो बच्चा नहीं मारा गया। एमेंडा बोलती है कि आखिर तुम इसके बारे में क्या बोलोगे कि ये जो गार्डनर है वो मेरे ई स्टेट में छुप करके ताक झाक कर रहा था। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या ताक झाक, नहीं ऐसा हो सकता है शायद से वो उसको मारने की कोशिश भी करने वाला था। जहाँ पर बड़ी बहन छोटे भाई को एक प्यादे के तरीके यूज कर रही है, वहाँ पर छोटा भाई अपनी ही बड़ी बहन के पीठ पर खंजर मारने के लिए तैयार है। ये भाई बहन के बीच का बहुत अच्छा प्यार है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कुछ और नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 0 बची हैं, 0/सन्नाटा। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एमेंडा बोलती है कि आखिर क्या हो गया, क्या तुम्हें कोई चीज़ कहनी नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, जिसको कि देख करके टेड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यानी कि रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एम्पायर की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हीरोइन, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एमेंडा बोलती है कि रिएड्रिक जल्दी जल्दी आंसर दो। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ बड़ी बहन, वेल मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। ये सही बात है कि ये मेरे लिए ही काम करता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक गार्डनर ही मानता हूँ। और अपने मन में बोलता है कि ये इंसान अभी तक इसने कुछ भी नहीं कहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एमेंडा बिना सोचे समझे मुझे तुरंत ही ख़त्म कर देती। एमेंडा बोलती है कि इवन मैंने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर भी किया, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। क्या वो किसी और के लिए काम करता है? वेल तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाते हो, तुम्हें ये जानते रहना चाहिए कि आखिर तुम्हारे आसपास कौन काम कर रहा है। रिएड्रिक बोलता है कि मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ बड़ी बहन। अपने मन में बोलता है कि तो शायद से अब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। तभी उसकी बड़ी बहन एमेंडा बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग को परेशानी को उसके जड़ से मिटा करके रख देना चाहिए। तो फिर अब तुम होगे जो कि एलन को खुद ब खुद मारोगे। बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बोलती है, जिसको सुनकर के रिएड्रिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एमेंडा बोलती है कि नहीं रुको एक सेकंड, अगर हम लोग इस बारे में ही बात कर रहे हैं तो क्या ख्याल है तुम अपने एनिलेशन मैजिक का यूज करो, जो कि तुम्हारे जैसा एक अकेला जीनियस ही यूज कर सकता है। इसको सुनकर के रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, उसका शुरू से ही यही गोल था। एमेंडा रिएड्रिक के ट्रम्प कार्ड को बाहर निकलवाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। और एमेंडा बोलती है कि क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसा मत बोलना, तुम इसके लिए मना करने वाले हो, है ना। इस पे रिएड्रिक अपने नाखूनों को दोबारा से चबाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि लेकिन मैं तो मैजिक में बिल्कुल भी टैलेंटेड ही नहीं हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन एलन जैसे ही देखता है रिएड्रिक को अपने नाखून चबाते हुए, वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है। रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि फक ये क्या हो गया। और वो एलन बोलता है कि तुम वो नहीं हो सकते हो ना। तब तक रिएड्रिक उस पर गन चला देता है और उसको मार देता है। अपने मन में बोलता है कि मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं थी, वो भले ही एक कमीना था लेकिन फिर भी उसको अपनी मर्जी के लिए यूज करना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता था, उसको मार देना ये कितनी ज़्यादा गलत बात है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी एकदम से उसके आसपास कुछ एनर्जी टाइप में आ जाती है। रिएड्रिक बोलता है कि क्या ये तो वही सेम फीलिंग है जब मुझे एक्स्ट्रा लाइफ मिली थी। एक सेकंड, कंडीशन ये थी किसी ऐसे को मारना जिसकी की मौत से किसी और के दिल में अंदर बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाए।
नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एमेंडा को, जिसने कि मुझे उसको मारने का ऑर्डर दिया था, उसको भी किसी भी हालत में उसके लिए बुरा लगे। तो इसका मतलब ये है कि क्या जो तिथि है उसको इसके बारे में बुरा लग रहा है? तिथि को आखिर एलन की मौत से क्यों बुरा लग रहा है? शायद से उसे एक्चुअली इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको शायद से वो सच में सिर्फ और सिर्फ एक माली ही लगता था। तो अब मुझे समझ में आ रहा है उसका जो अपसेंट माइंडेड जो चेहरा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग नहीं है। और एमेल्डा बोलती है कि रिएड्रिक, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं तुम्हारे एनिलेशन मैजिक को देखना चाहती हूँ? इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि बड़ी बहन, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अभी मैं उसका यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब मायरन को मारा था उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही ताकत का यूज कर लिया था। इस वजह से मैं परफेक्ट कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं एनिलेशन मैजिक का यूज कर सकूँ। इसको सुनकर के एमेंडा बोलती है कि तो अच्छा ऐसी बात है, तो फिर इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। तो वो लोग जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा तुमको मारने का, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। इसको देख करके रिएड्रिक घबरा जाता है। तब तक जो तिथि होती है वो रिएड्रिक के सामने आ जाती है और बोलती है कि लेकिन मैं ये बिल्कुल भी करने नहीं दूंगी। और रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक ब्लड लस्ट है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो फाइटिंग में एक डिफरेंट ही लेवल पे है। जो एमेंडा होती है वो बोलती है कि हो, और रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि अगर यहाँ पर एमेंडा ख़त्म हो जाएगी तो आगे आने वाली एक बहुत बड़ी बाधा मेरे सामने से गायब हो जाएगी, और अगर यहाँ पर तिथि मर जाती है तो मैं अपने दोस्तों का बदला ले लूँगा, घर वाले। लेकिन क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लाइफ एलन को मारने से ही मिली है, इवन अगर मैं यहाँ पर पकड़ा भी जाता हूँ और मर भी जाता हूँ तो फिर मैं दोबारा से ज़िंदा हो सकता हूँ। तो चाहे जो भी हो, जो भी यहाँ पर सरवाइव करे तो उसको जितनी ज़्यादा चोट लगेगी उसके बाद में मैं उसको खुद ब खुद ख़त्म कर सकता हूँ। तो इससे दोनों ही लोग ख़त्म हो जाएंगे। मैं अब पहले के तरीके नहीं हूँ, मैं पहले से ताकतवर हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए? लेकिन फिर भी जो रीज़न जिस वजह से मेरी एक मुझे एक्स्ट्रा लाइफ मिली वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि एलन की मौत से तिथि को अंदर से बुरा लगा। लेकिन किसी की फीलिंग को अपनी फ़ायदे के लिए यूज करना, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हो चुका हूँ? फिर एकदम शांत हो जाता है और तिथि के सामने आ जाता है और बोलता है कि पीछे खड़ी रहो, मेरी बहन पर तलवार मत उठाओ। अपने मन में बोलता है कि बदला लेना और अपने सामने आने वाली बाधा को ख़त्म करना वो चीज़ बाद में आएगी, पहले क्लियर को बचाना मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी। और बोलता है कि बड़ी बहन प्लीज़ अपने जो प्रैंक है इनको करना बंद करिए, लेकिन अगर इस समय पर आप सीरियस हैं तो क्या मुझे अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैजिक का यूज करना चाहिए, जिसका कि यूज करके मैंने अपने हमशक्ल को भेजा था मायरन को ख़त्म करने के लिए। और अपने मन में बोलता है कि वेल, सच्चाई तो ये है उस टाइम पर मैंने अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारा एक्सप्लोजिव मटेरियल भर रखा था, लेकिन उसको ये चीज़ तो पता नहीं होगी। और बोलता है कि इवन भले ही मैं अपनी एनिलेशन मैजिक का भी यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये तुमको ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहेगा। आखिर तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है बड़ी बहन? इसको सुनकर के वो एकदम शांत हो जाती है और बोलती है कि वो लोग जो कि मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं वही लोग इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि मेरे साथ में कोऑपरेट कर पाएँ। तो चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ रिएड्रिक। रिएड्रिक बोलता है कि ठीक है बड़ी बहन, और जाता है। वो जो आदमी होता है उसको देखने लगता है और वहीं पर बैठ जाता है। पीछे से तिथि बोलती है कि क्या हो गया? रिएड्रिक बोलता है कि मैं उसको प्रॉपर एक अच्छे से मतलब उसका अंतिम संस्कार करूँगा। इसको सुनकर के तिथि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मेरे हिसाब से मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, और एकदम से उसको उठा लेती है। रिएड्रिक देख करके चौंक जाता है और बोलता है कि सच में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर रिएड्रिक एक मतलब खाने की टेबल पर बैठा होता है एकदम अकेला। इतनी अमीरत का क्या फ़ायदा जहाँ पर खाना भी अकेले खाना पड़े। तभी बगल से उसकी फ़ी बोलती है कि चलो मैं इस सेब को ले रही हूँ, और बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम उस जगह से बहुत अच्छे तरीके से सेफली निकल पाए, मैं ये जान करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसको सुन करके रिएड्रिक बोलता है कि अगर तुम वहाँ पर सब चीज़ें देख रही थी तो तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना चाहिए था। फ़ी बोलती है कि तुम्हें देख करके ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारे अंदर इवन कंप्लेन करने तक की अब एनर्जी बची है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास में नहीं बची है। इवन भले ही वो एक बुरा इंसान था, लेकिन मैंने उसको अपने फ़ायदे के लिए मार डाला। सच में ये बहुत ज़्यादा बेकार है। पक्का ही एक ना एक रास्ता था जिससे कि मैं उसको बचा सकता था। इस पे फ़ी बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा नाजुकों जैसे बात कर रहे हो। वो एक स्पाई था जो कि पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। उसकी ज़िंदगी खोना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था।
इसी वजह से अभी तुम यहाँ पर बैठे हो। इसको सुनकर के एकदम थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। तभी फी वहाँ से उठती है और रिएड्रिक के सर पे हाथ रखती है, अपने सर से उसके सर को लगाती है और बोलती है कि तुमने कोई भी चीज़ गलत नहीं करी है, ओके। और रिएड्रिक तुरंत ही वहाँ से उठ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। फी बोलती है कि हाँ, ऐसा लगता है कि तुम ये नहीं खाने वाले हो, तो चलो मैं ये ले रही हूँ। रिएड्रिक बोलता है कि तुम शुरू से ही यही चाहती थी, है ना। एनीवे वेल, मैं यहाँ पर इस जगह पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता हूँ। ऐसा चलता रहा, कोई ना कोई मेरे अंदर कोई ना कोई एक गलती को पकड़ लेगा, तब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसको सुनकर के फी बोलती है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो। उसी के साथ में ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है हर समय छुप करके रहना। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि जब हम लोग के पास में एक प्लान होगा, हम लोग गार्डन ऑफ द डिवाइन ट्री में जाएंगे और हम लोग का मिशन बिल्कुल आसान होगा, क्लेयर को रेस्क्यू करना। दिखाया जाता है उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। उसकी करंट कंडीशन हो जाती है कि सभी लोगों को शॉक करना अपनी मौत से। फिर बताया जाता है एमेल्थिया एम्पायर का द इम्पीरियल पैलेस वो गार्डन ऑफ द डिवाइन ट्री की एंट्रेंस पर ही स्थित है। जब भी होली मेडन डिवाइन ट्री के पास में होती है, तब डिवाइन ट्री आसपास बहुत ज़्यादा अमाउंट में माना को रिलीज करता है, जिस वजह से जो आसपास की जगह होती है वो उसी के हिसाब से फर्टाइल बन पाती है। उसी के साथ में ये मदद करता है कई सारे आउटस्टैंडिंग मैजिशियन को बनने में, जिस वजह से नेशन की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग इस जगह को, इस पूरे एम्पायर का इतना जो ये फला फूला है, अगर उसका सोर्स भी कह दें तो ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा। दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर रिएड्रिक पहुँच जाता है और सामने से गार्ड बोलते हैं कि हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे रिएड्रिक सामा। रिएड्रिक बोलता है कि वेल, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, अब मैं यहाँ पर आया हूँ होली मेडन से मिलने के लिए। इसको सुनकर के गार्ड बोलता है कि हाँ, प्लीज़ आप प्रूफ दीजिए कि आप इम्पीरियल फैमिली से हैं। तो इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हाँ, और अपनी जो अंगूठी होता है उसको आगे लगा देता है। बताता है कि ये अंगूठी जो थ्रोन के उत्तराधिकारी होते हैं उन्हीं को दी जाती है और यही इस दरवाजे की चाबी है। वो दरवाज़ा खुल जाता है और रिएड्रिक बोलता है कि अब बस मेरा इंतज़ार करो क्लेयर, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। एक गार्ड बोलता है कि चलिए मैं आपको अंदर ले करके चलूँगा। रिएड्रिक बोलता है ठीक है। तभी दूसरा गार्ड पीछे से फी को रोक लेता है और बोलता है कि सॉरी, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हैं। इसको सुनकर के फी बोलती है कि क्या, क्यों? तो इसको सुनकर के वो बोलता है कि ये रूल हैं, जो साथ में आने वाले लोग होते हैं उनको बाहर ही रुकना पड़ता है। फी बोलती है कि ओ डियर, इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है अकेले यहाँ पर बैठे रहने से, मैं जा रही हूँ थोड़ा समय ख़त्म करने के लिए इधर उधर। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर रिएड्रिक उसी गार्ड के साथ में जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि वेल, मैं यहाँ पर किसी और को नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जो भी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा करी थी वो पूरे तरीके से एक्यूरेट करी थी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इलाइट मेंबर हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये इंसान जो कि मेरे सामने अभी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसमें कोई भी गलती है ही नहीं। तो किसी न किसी तरीके से मुझे इन लोगों से बच करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और वो लोग फाइनली जो गार्डन ऑफ द डिवाइन ट्री का होता है उसमें पहुंच जाते हैं। दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। रिएड्रिक बोलता है कि वाह, कितना अच्छा व्यू है, लेकिन फिर भी इस व्यू को बनाने के लिए वहाँ पर क्लेयर की ज़रूरत होती है। तभी वो सामने देखता है जहाँ पर क्लेयर बहुत तितलियों के साथ में खेल रही होती है और रिएड्रिक इसको देख करके अपने मन में बोलता है कि हम लोग फाइनली मिल गए क्लेयर। तभी गार्ड बताता है कि वो जो वहाँ पर बैठी हुई हैं वही डिवाइन ट्री की होली मेडन है। तभी एक गार्ड देखती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि होली मेडन से कोई मिलने के लिए आया है, और बोलती है कि क्लेयर सामा, यहाँ पर ऐसा लगता है कि रिएड्रिक सामा आपसे मिलने के लिए आए हैं। इसको सुनकर के क्लेयर बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, और सामने देख करके चौंक जाती है और वहाँ से उठ करके रिएड्रिक के पास में जाने लगती है। इसको देख करके गार्ड बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? इस पे क्लेयर बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो किसी एक ऐसे इंसान के तरीके दिखता है जिसको कि मैं जानती हूँ। इसको सुनकर के वो गार्ड बोलती है कि क्या, आखिर आपका मतलब क्या है? और रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि क्लेयर के लिए भी ये भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो अपने भाई को यहाँ पर देख पाएगी। तभी रिएड्रिक आगे आता है
और बोलता है कि मेरा नाम है रिएड्रिक वॉन एमेल्थिया और होली मेडन, मैं आज आपसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मिलने आया हूँ। और अपने मन में बोलता है कि वेल अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी तुमको सब कुछ पता चल जाएगा क्लेयर। क्लेयर बोलती है कि रिएड्रिक सामा, सच में आप दोनों बहुत ज़्यादा सेम दिखते हैं। लेकिन ये एकदम सही बात है कि वो इंसान कभी भी किसी हालत में यहाँ पर नहीं आ सकता है, और रोना स्टार्ट कर देती है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन तुम जिसके बारे में बात कर रही हो मुझे नहीं पता है वो कौन है, और ना ही मैं हूँ वो। तो क्लियर बोलती है कि नहीं, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है, और अपना आंसू पोंछने लगती है। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो दोनों लोग बैठे होते हैं, और क्लियर पूछती है कि आपको क्या लगता है रिएड्रिक सामा इस डिवाइन ट्री के बारे में। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि ये सच में एकदम बिल्कुल सही है, इसके लिए जो डिवाइन शब्द है बिल्कुल इस पर फिट होता है। आफ्टर ऑल ये एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी का सोर्स जो है। इसको सुनकर के क्लियर बोलती है कि हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरी ही तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आफ्टर ऑल प्रैक्टिकली मैं डिवाइन ट्री के साथ में हूँ, उसकी होली मेडन के तरीके। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि लेकिन होली मेडन, जब तुम पैदा होते हो तब से तुम एक होली मेडन नहीं होते हो, है ना। इसको सुनकर के वो बोलती है कि हाँ, मुझे मैजेस्टी के द्वारा जो एम्परर का तोहफा था उसका यूज करके ब्लेसिंग दी गई थी, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ये एकदम सही बात है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कि कई हजार लोगों में सिर्फ और सिर्फ किसी एक के पास ही होती है, लेकिन अभी भी मुझे ये सारी चीज़ें सही से समझ में नहीं आई हैं। इसको सुनकर के रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि क्या एक तोहफा जिसने कि डिवाइन ट्री को बनाया, उसी के साथ में होली मेडन को, और उसकी मदद से ही जो एम्पायर है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। उसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे भी सही से समझ में नहीं आ रही हैं। और पूछता है कि क्या तुम्हारी फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज आया है जब से तुम्हें वो तोहफे की मदद से डिवाइन ट्री की श्राइन मेडन में बदला गया है। क्या यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत होती है? अगर कोई हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसको सुनकर के क्लेयर पहले उसको देखने लगती है और फिर हंसना स्टार्ट कर देती है। इस पर रिएड्रिक पूछता है कि क्या हो गया, तो क्लेयर बोलती है कि सॉरी, बस मैं दोबारा से अपनी फैमिली को याद करने लगी थी, लेकिन फिर भी मैं कई बार चाहती हूँ कि मैं वही पुराने दिनों में वापस लौट पाऊँ, लेकिन फिर भी अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू आपका रिएड्रिक सामा। रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि क्लेयर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही तुम्हें बचा लूँगा। तब एकदम से अपने दिल पे हाथ रख के एकदम चिल्लाने लगता है। इसको देख करके क्लेयर चौंक जाती है और बोलती है कि क्या हो गया। रिएड्रिक तभी वहाँ पर गिर पड़ता है। इसको देख करके क्लेयर उठती है और चिल्लाती है, रिएड्रिक सामा क्या आप ठीक हैं? रिएड्रिक अपने दिल पर हाथ रख के बोल रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो क्लेयर बोलती है कि क्या हो गया, और अपने गार्ड से बोलती है कि प्लीज़ डॉक्टर को यहाँ पर ले करके आओ। इसको सुनकर के वो बोलती है कि यहाँ पर डॉक्टर अलाउड नहीं है, तो हम लोग ही इसको डॉक्टर के पास में ले करके जा रहे हैं। तो क्लेयर बोलती है कि प्लीज़ जल्दी जाइए। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो लोग बाहर पहुँच जाते हैं और उसको डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। दिखाया जाता है वहीं पर साइड में फ़ी खड़ी होती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। मैं आशा करती हूँ कि चीज़ें पूरे तरीके से ठीक ही जाएं। दिखाया जाता है फिर सीन शिफ्ट होकर के यहाँ पर वो लोग डॉक्टर के पास में चले जाते हैं। गार्ड बोलती है कि रिएड्रिक सामा जब होली मेडन से मिलने गए थे उस टाइम पर बेहोश हो गए, जल्दी से जल्दी इनको ठीक करो। तो वहीं पर एक बंदा बोलता है कि जल्दी जल्दी इनको लिटा दो। तो वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ट्रीट करो। तो वो बोलते हैं कि जितना हम लोग कर पाएंगे वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। दिखाया जाता है रिएड्रिक अपने हाथ में गन पकड़े होता है और अपने मन में बोलता है कि मेरी करंट क्वेस्ट है वो ये है कि मुझे अपनी मौत से दूसरों को शौक करना है। मेरी मौत के साथ में मैं डेफिनेटली ही क्लियर को बचा पाऊंगा, तब सारी चीज़ें जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही जाएंगे। और बहुत ज़्यादा बैडस लगने लगता है। देखा जाता है वहीं पर फ़ी का सीन जो कि बोलती है कि हाँ तुम इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड भी हो गए। दिखा जाता है वहाँ पर रिएड्रिक रिस्पॉन्ड हो जाता है। फ़ी पूछती है कि आखिर ये कैसा गया। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि ये अच्छे तरीके से गया। और दिखा जाता है पहले का जहाँ पर उसने अपने मुंह में ही गन रख के फोड़ ली होती है, गन मतलब गन शूट कर दी होती है। और क्या वहाँ पर इसको देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और रिएड्रिक अपने मन में बोलता है कि ये क्लियर की वजह से है, मरना कुछ भी नहीं है।
और इसको देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर हम लोग इसके बारे में क्या करने वाले हैं। तो इसको सुन करके वो लड़की गार्ड बोलती है कि पहले जल्दी जल्दी डॉक्टर को लेकर के आओ। देखा जाता है तभी रिएड्रिक की बॉडी शायद से गायब होना स्टार्ट हो जाती है और प्रेजेंट टाइम में फी दोबारा से उसकी कंडीशन चेक करती है और बोलती है कि अब तुम्हारे पास में 2 बची हुई जिंदगियां बची हुई हैं। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हाँ, मुझे एक और ज़िंदगी एक्स्ट्रा मिल चुकी है, चलो अब हम लोगों को किसी तरीके से उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो फी बोलती है कि जैसा कि प्लान था उसको तुम मुझ पे छोड़ सकते हो। रिएड्रिक बोलता है कि हाँ, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। फी जाती है और बोलती है कि हे, क्या रिएड्रिक सामा अभी तक बाहर नहीं आए हैं। इसको सुनकर के वो गार्ड बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर थी, रिएड्रिक सामा बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। इसको सुनकर के वो बोलती है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तो वो गार्ड बोलता है कि वो एकदम से बेहोश हो गए, तो इस वजह से उनको एक डॉक्टर के पास में पहुंचाया गया है। इसको सुनकर के फी एकदम नौटंकी करते हुए बोलती है कि क्या मुझे जल्दी जल्दी उनके पास जाना पड़ेगा, आखिर वो कहाँ पर हैं। इसको सुनकर के वो गार्ड बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, बस यहाँ से सीधे जाओ, फिर जो तीसरा मोड़ आएगा उस पर मुड़ जाना। इसको सुनकर के फी बोलती है कि मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगी, मुझे डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं है, प्लीज़ मुझे तुम यहाँ से ले चलो। तो इसको सुनकर के वो बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर गार्ड के तरीके खड़ा रहना है। फी एकदम अपनी अदाओं को दिखाते हुए उससे बड़े बड़े अरमानों के साथ में चिपक जाती है और बोलती है कि प्लीज़ तुम ही एक अकेले हो जिस पर कि मैं अभी रिलाय कर सकती हूँ, भरोसा कर सकती हूँ। और इसको सुनकर के गार्ड भी पिघल जाता है और बोलता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हो, तो चलो चलते हैं। तो फी बोलती है कि थैंक यू। और दिखाया जाता है रिएड्रिक जो कि उस गेट के सामने आ जाता है और गेट को खोलता है और बोलता है कि मैं अब आ रहा हूँ क्लियर, और चिल्लाते हुए पहुंचता है क्लियर क्लियर। क्लियर इसको देख करके बोलती है रिएड्रिक सामा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप पूरे तरीके से ठीक हैं। तभी रिएड्रिक उसको पकड़ करके ले जाने लगता है और बोलता है कि हम लोग के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। इसको सुनकर के क्लियर बोलती है कि क्या हो गया रिएड्रिक सामा। तो रिएड्रिक बोलता है कि मैं रिएड्रिक नहीं हूँ बल्कि मैं टेड हूँ। इसको सुनकर के क्लियर बोलती है कि हाँ हाँ, आखिर आपको मेरे बड़े भाई का नाम कैसे पता है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये अभी मुझसे मत पूछो, मैं हूँ ना कि रिएड्रिक। जब पहले सेवन पर इंपीरियल आर्मी ने अटैक किया था तब मैं तुम्हारी वजह से बचा लिया गया था। इस पे क्लियर बोलती है कि हाँ, उसके बारे में तभी मैं सोच रही थी कि आप मेरे एकदम ऊनी चाँ जैसे ही दिखते हैं। लेकिन इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बतानी है, लेकिन ऐसा समझ लो कि मैं रिएड्रिक का हमशक्ल हूँ, इस वजह से मैंने उसकी पोजीशन को ले लिया और मैं अब यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और क्लियर के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, क्या आप तुम मशरूम खा लेती हो। इसको सुनकर के वो रोने लगती है और बोलती है कि ओनी चाह, तो आप सच में मेरे ओनी चाह हैं। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हाँ, क्या ये वही नहीं है जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो इस पे वो बहुत ज़्यादा तेज़ से रोने लगती है और चिपक जाती है और बोलती है कि ओनी चाह, ये बहुत लंबा टाइम हो चुका है, ओनी चाह, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हाँ, मैंने भी तुमको, लेकिन हम लोग के पास में रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, हम लोग को जाना पड़ेगा। तो इस पे क्लियर बोलती है कि हाँ, आखिर कहाँ पर। तो रिएड्रिक बोलता है कि हम लोग सेवन में जाएंगे ऑफ कोर्स, और तुमको इस अंपायर की होली मेडन बन के रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जिसने कि हम लोग के घर को पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया। क्लियर बोलती है कि लेकिन फिर भी क्या ये ठीक रहेगा, रेना सामा और दूसरे लोग, उन लोगों का क्या। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, मैंने जो भी गार्ड और नाइट हैं उन लोगों को यहाँ से हटा दिया है, लेकिन वो लोग बहुत ही जल्दी ये रियलाइज कर लेंगे और वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी बाहर चलते हैं क्लियर। तो क्लियर बोलती है कि ओनी चाह, सीन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर वो लोग बाहर पहुँच जाते हैं और रिएड्रिक बोलता है कि ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्लियर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि वाओ, ये सूरज की रोशनी, कितना ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, गर्म, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रिएड्रिक पूछता है कि यहाँ पर रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, हम लोग के खिलाफ बहुत ज़्यादा दुश्मन आने वाले हैं। तो इसको सुनकर के क्लियर बोलती है कि ये ठीक ही रहेगा, आफ्टर ऑल मेरे पास में उन्हीं चाह हैं, मैं जिन पर भरोसा करती हूँ वो आप। और एकदम से बेहोश होने लगती है, जिसको देख करके रिएड्रिक बोलता है कि क्या क्लियर, क्लियर क्या हो गया, क्लियर क्या तुम ठीक हो। इसको सुनकर के क्लियर बोलती है कि हाँ, पता नहीं, एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा थका थका महसूस हो रहा है, ज़िंदगी में पहली बार। इसको देख करके रिएड्रिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि क्या हो गया, तुम एकदम से कमज़ोर क्यों हो रही हो।
और अपने मन में बोलता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले पूरे तरीके से ठीक थी, लेकिन आखिर अचानक से उसको क्या हो गया। तभी पीछे से फी आती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम उसको आसानी से बाहर ले आ चुके हो, लेकिन आखिर इस जगह पर क्यों रुके हुए हो। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्लियर। वो एकदम से बेहोश हो गई जैसे ही वो बाहर आई। फी इसको देख करके चौंक जाती है और बोलती है कि क्या। रिएड्रिक बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है, तुम्हें हर चीज़ के बारे में बहुत चीज़ें पता होती हैं। तो फी कुछ अपने मैजिक एजिक का यूज करने लगती है देखने के लिए। रिएड्रिक बोलता है कि आखिर क्या हो गया, क्या यहाँ से जाना ठीक भी रहेगा। तो फी बोलती है कि अभी चिंता मत करो, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा चलता रहा वो बहुत ही जल्दी मर जाएगी। इस पे रिएड्रिक घबराते हुए बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है, वो थोड़ी देर पहले पूरे तरीके से ठीक थी। इसको सुनकर के फी बोलती है कि ये पक्का ही डिवाइन ट्री कर रहा है। जो डिवाइन ट्री है वो ये पक्का कर रहा है कि जो उसका खाना है वो उससे दूर ना जा सके। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि लेकिन तुम ही थी जिसने कि मुझे गार्डन ऑफ द डिवाइन ट्री के बारे में बताया था, लेकिन तुमने मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था। क्या तुमने मुझे धोखा दिया। इसको सुनकर के फी बोलती है कि सॉरी, वेल मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो क्लियर बोलती है कि होली मेडन डिवाइन ट्री के लिए होती है, शायद से इसी वजह से मुझे पनिशमेंट मिल रही है। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड सी बात है, आखिर तुम्हें क्यों ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें फोर्सफुली होली मेडन बनाया गया है। तभी फी बोलती है कि हाँ, ये एकदम सही बात है। ये लोग कहते हैं कि ये एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी का फाउंडेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी को छीन सकते हैं। तो रिएड्रिक बोलता है कि तो आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फी बोलती है कि एनीवे, अब हम लोगों को उसको किसी तरीके से दोबारा से गेट के अंदर ट्री के पास में पहुंचाना पड़ेगा। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो डिवाइन ट्री से दूर आई है। तो इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि जब तक वो डिवाइन ट्री के पास में होगी तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, है ना। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है यहाँ पर वो लोग अंदर की तरफ में और बढ़ गए होते हैं। क्लियर बोलती है कि वेल, अब ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ओनी चा। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सॉरी क्लियर, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो क्लियर बोलती है कि चिंता मत करो, वैसे भी ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था जब से मैं बाहर गई थी। उसी के साथ में उससे ज़्यादा ज़रूरी कि मैं ये जान कर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो ओनी चा। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि हाँ मैं भी, लेकिन आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी पीछे से फी बताती है कि एम्परर का तोहफा वो एक यूनिक मिरेकल है जो कि हर जनरेशन के एम्परर को दिया जाता है। एक ऐसा तोहफा जिसकी की वजह से डिवाइन ट्री का जन्म हुआ, उसी के साथ में होली मेडन बनी। इसी वजह से आसपास की जो धरती है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल बन पाई जिससे बहुत ज़्यादा माना फैला। लेकिन ये चीज़ उल्टा भी कर सकती है, ये ऐसा भी कर सकती है कि वो डिवाइन ट्री को ख़त्म कर दे और होली मेडन को एक नॉर्मल पर्सन में बना सके। और जैसा कि तुमको पता है अभी का एम्परर एकदम बिल्कुल बेकार हो चुका है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जैसा कि तुमको ये भी पता है कि उत्तराधिकारी के लिए बैटल भी चल रहा है। तो इस पर रिएड्रिक बोलता है कि तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं एम्परर बनूं, है ना। इसको सुनकर के फी वहाँ पर पहले शांत हो जाती है। तभी उन लोगों को आवाज़ सुनाई देती है गार्ड के आने की। तो दिखाया जाता है गार्ड बोल रही होती है कि इस समय पर गार्डन ऑफ द डिवाइन ट्री वो एकदम खाली है, आखिर तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। इसको सुनकर के गार्ड बोलता है कि मैं एकदम दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो फी बोलती है कि जो गार्ड हैं वो जल्द ही आ रहे हैं, हम लोग को वापस चलना पड़ेगा। इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि क्या, डैम इट, अभी हम लोग क्लियर को तो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं पाए हैं। तो क्लियर बोलती है कि ओनी चा, मेरे बारे में चिंता मत करो, प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। तो इसको सुनकर के रिएड्रिक बोलता है कि क्लियर, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या। क्लियर बोलती है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैं अब खड़ी हो सकती हूँ, तो वेल मैं जल्द ही वापस लौट जाऊँगी, तो इस वजह से चिंता मत करो और मैं ऐसे एक्टिंग करूँगी जैसे कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं था। फी बोलती है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो, अगर तुम यहाँ पर पकड़े जाने वाले हो तो तुम आराम से यहाँ पर इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ और चाहते हो तो फिर मैं आगे भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल मैं ही थी जिस वजह से तुम इस सिचुएशन में आए हो, है ना।
इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि मैं इन चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म नहीं होने दे सकता हूँ। क्लियर, मैं डेफिनेटली ही तुमसे मिलने के लिए वापस आऊँगा, तो बस मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद में हम लोग 7 में नेक्स्ट टाइम ज़रूर ही वापस लौटेंगे। इसको सुनकर के वो भी बोलती है कि हाँ नीचा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। तो फिर रियड्रिक वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि चलो चलते हैं। फीबी बोलती है कि ठीक है। सीन शिफ्ट हो जाता है। रियड्रिक के ई स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमेंडा आती है और बोलती है कि रियड्रिक, मैंने सुना कि गार्डन ऑफ द डिवाइन ट्री में तुम्हारे साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि हाँ, तुम्हारे कान बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बड़ी बहन। तो इसको सुनकर के एमेंडा बोलती है कि जो गार्डियन नाइट है उसने मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैंने सुना कि तुम वहाँ पर बेहोश हो गए थे जब तुम होली मेडन से मिलने के लिए गए थे। उसके बाद में तुम एकदम से गायब हो गए क्योंकि अभी जो फादर हैं उनकी हालत बेकार है। उसी के साथ में मिकेल बड़े भाई वो अभी जंग पर गए हुए हैं। इस वजह से सारी की सारी रिपोर्ट वो मेरे ही पास में आती है जो कि कैपिटल का प्रोटेक्टर है, समझे। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। आखिर क्या हुआ था? इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि वेल, मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ टेलीपोर्टेशन मैजिक के ऊपर, लेकिन क्योंकि मेरा जो मैजिक है वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेट में ही है, इस वजह से उसका जो बर्डन है मैजिक का वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया था उस टाइम पर। क्योंकि मैजिकल स्ट्रेस मेरे ऊपर ज़्यादा ही बढ़ गया था, इस वजह से उसने मेरी फिजिकल बॉडी पर इन्फ्लुएंस कर लिया और मैं अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरा मैजिक अपने आप ही एक्टिवेट हो गया। तो वेल, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसी के साथ में होली मेडन से भी बोल देना कि मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो इसको सुनकर के गार्ड भी बोलती है कि हाँ, मैं उनको बोल दूँगी। और ऐसा लगता है कि अब आप पूरे तरीके से ठीक हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आपको पहले बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, लग नहीं रहा था कि आप ठीक हो पाएंगे। इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि वेल, मैं ऐसे क्रेजी एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ, तो चिंता मत करो। तो गार्ड बोलती है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से निकल रही हूँ अपनी ड्यूटी के लिए। ठीक है। इस पे एमेंडा बोलती है कि रियड्रिक, यहाँ पर अभी अपना जो गार्डन ऑफ द डिवाइन ट्री है उस पर तुम कुछ भी नहीं करोगे। सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक हुई तुमसे तो फिर तुम एम्पायर के गद्दार कहला दिए जाओगे और मार दिया जाओगे। उसी के साथ में मैं किसी एक भी इंसान को अपनी राजगद्दी पर बैठने के लिए रास्ते में आने नहीं दूंगी, तो इस वजह से मुझे पीछे मत रोको। इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि समझ गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ, इसके बारे में चिंता मत करो। तो एमेंडा वहाँ से जाते हुए बोलती है कि वेल, तो मैं यहाँ से लौट रही हूँ। तो इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भी परेशानी तुम्हें हुई बड़ी बहन, और बोलता है कि अब मेरी सिचुएशन पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है, अब मुझे भी राजगद्दी चाहिए, तो मैं किसी दिन तुम्हें पूरे तरीके से क्रश कर दूंगा। तभी उसकी बहन रुक जाती है और बोलती है कि रुको, एक और चीज़ कि यहाँ पर तुम्हें जो घोस्टली फुट स्टेप है उससे बच करके रहना। तो रियड्रिक बोलता है कि क्या घोस्टली फुट स्टेप, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो असैसिन ग्रुप जो कि आसपास घूमता रहता है। इसको सुनकर के एमेंडा बोलती है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लोग यहाँ पर आने को सोच रहे हैं और मैं इस इम्पीरियल कैपिटल की प्रोटेक्टर हूँ, तो फिर मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो इस पर रियड्रिक बोलता है कि ठीक है, मैं आगे से इस पर ध्यान रखूँगा। इसको सुनकर के एमेंडा बोलती है कि ठीक है, फिर बाय। सीन शिफ्ट हो जाता है, रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फी बोलती है कि तो आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? इसको सुनकर के रियड्रिक बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मुझे राजगद्दी चाहिए और मैं नेक्स्ट एम्परर बनूँगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर एमेंडा मेरे रास्ते में आएगी मैं उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर मैं क्लेयर को बचा सकता हूँ तो फिर मैं उसके लिए कोई भी चीज़ करूँगा। दिखाया जाता है उसका जो गिफ्ट होता है यानी कि तोहफा, एक्स्ट्रा लाइफ सिस्टम। उसकी करंट जो कंडीशन होती है वो होती है कि क्या किसी क्लोज फ्रेंड को मारना, ऐसे करके कुछ होती है, तो आगे ही पता चलेगी। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। बताना कैसा लगा तुम्हें ये मानवा। उसी के साथ में आज की एक्सप्लेनेशन के बारे में बताना कि कैसी लगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। ठीक है, उसी के साथ में अब ये मानवा यहीं तक था जिसको कि मैंने अब ऑनगोइंग पर हो चुका है और अभी तक इसका आगे के चैप्टर आए नहीं हैं। जैसे ही आएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। उसी के साथ में अब नेक्स्ट चैप्टर जहाँ तक स्वॉर्ड सेंट वाले का आएगा, उसके बाद मैं जहाँ तक डीमन प्रिंस या फिर कोई और नया मानवा देखूंगा। मैं सोच रहा हूँ कोई छोटा मानवा लेकर के आऊँ, मतलब जिसके 10-20 चैप्टर हों
उसको करूँगा पहले एक्सप्लेन, उसके बाद मैं डीमन प्रिंस का सोच रहा हूँ 1-2 घंटे का, मतलब 2 घंटे के ऊपर का डालूँ, समझ रहे हो। तो एंड करते हैं फिर बिना किसी बकवास के, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।